नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिवीजन की सीरीज में कल अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में, जिसमें अपन ने सबसे पहले वीसी मिश्रा, रामलोचन सिंह और हरिमोहन सक्सेना जी के वर्गीकरण की बात की थी। आज अपन चर्चा करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण के एक एक प्रदेश को डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल थार के मरुस्थल पर चर्चा करते हैं। पश्चिमी मरुस्थल थार का मरुस्थल जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी, जिसकी चर्चा अपन पिछले 2 क्लासों से कर रहे हैं कि सिनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी कल्प में और प्लीस्टोसिन युग में 33 सागर से पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। और थार का मरुस्थल का विस्तार है जो टोटल 142 डेजर्ट ब्लॉक में 142 डेजर्ट ब्लॉक में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जिसमें से राजस्थान में 85 ब्लॉक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। थार का मरुस्थल का विस्तार जो कल अपन ने चर्चा की थी, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, 61.11%, और जनसंख्या यहाँ पे 40% निवास करती है, जिसकी चर्चा अपन ने कल कर दी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जिसका प्रतिशत है 58.50%, 58.50% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो 41.50% क्षेत्र पर 41.50% है जो बालू का स्तूप मुक्त है। यह है शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल की चर्चा अपन आगे करेंगे। शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये सब तो ठीक है मैडम, पर बालू का स्तूप होता क्या है तो सुनो। बालू का स्तूप है जो बालू रेत से निर्मित लहरदार स्थलाकृति होती है। बालू रेत हुआ नहीं राजस्थान में कहमो अपो राजस्थानी मैंने बालू रेत मिलन लहरदार स्थलाकृति रो जिनो निर्माण हुए वो है बालू का स्तूप, ठीक है। और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की तो है 58.50%। बालू का स्तूपों के मध्य ऊंटों के आने जाने का रास्ता है, उसको अपन कारवा कहते हैं, कारवा या फिर गासी कहते हैं। ऊंटों के आने जाने का मध्य मार्ग है जो बालू का स्तूप के मध्य होता है, उसको क्या कहते हैं, कारवा या गासी, ठीक है, याद रखिएगा। बालू का स्तूप में इंपोर्टेंट बालू का स्तूप कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहला अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य को पौनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य किसको कहते हैं, बालू का स्तूप जो कि पवन के समांतर जो मिट्टी का जमाव होता है उसे अनुदैर्ध्य या पौनावर्ती या फिर रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। तीनों एक ही है, पवन के समांतर मिट्टी का जमाव कहलाता है अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती। पौनानुवर्ती नाम से स्पष्ट है, पवन के समांतर, पवन के अनुवर्ती, पवन के समांतर मिट्टी का जमाव पौनानुवर्ती। ये डायग्राम है, ये पवन है, पवन की दिशा है, और ये पवन के समांतर जो बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है वो है अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ गंगानगर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, रामगढ़ में, ये यहाँ पे इसका अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का विस्तार है। सर्वाधिक यहीं पे देखने को मिलता है, सूरतगढ़, जैसलमेर और बीकानेर और रामगढ़ में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के लंबवत समकोण पर मार्ग में अवरोध से बनते हैं उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो पवन की दिशा, ये देखिए पवन, और ये पवन, ये देखिए बालू का स्तूप, और ये पवन की दिशा है, और ये पवन की दिशा के लंबवत है और समकोण में जो बन रहे हैं उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन की दिशा के लंबवत समकोण पर मार्ग में अवरोध से बनने वाले बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और ये पोखरण, जैसलमेर में, बालोतरा, बाड़मेर में, नागौर में, चूरू में और बीकानेर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। उसके आगे बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप है जो वायु भंवर के कारण गतिशील, वायु भंवर के कारण गतिशील बालू का स्तूप है जो वो बरखान बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये अर्धचंद्राकार जमाव होता है, मिट्टी का अर्धचंद्राकार जमाव है वो भी बरखान है, और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, और इसका आकार है जो चंदा मामा की तरह होता है। ये देखिए चंदा मामा की तरह अर्धचंद्राकार आकृति में मिट्टी का जमाव होता है, उसको बोलते हैं बरखान बालू का स्तूप। आगे तारा बालू का स्तूप। नाम से स्पष्ट है कि तारे की आकृति का होगा। ये देखिए तारा की आकृति श्रृंखलाबद्ध तरीके से तारा बालू का स्तूप है जो श्रृंखलाबद्ध होता है, अनियमित हवा के कारण निर्मित होता है और तारे की आकृति में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं तारा बालू का स्तूप। और ये अनियमित हवा के कारण होता है और श्रृंखलाबद्ध होता है। और मोहनगढ़, सूरतगढ़ और पोखरण में सर्वाधिक तारा बालू का स्तूप है। मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर और पोखरण, जैसलमेर में तारा बालू का स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप
जो कि परवलयाकार आकृति में, यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट के यू आकार और हेयर बैंड के आकार का होता है। ये देखिए हेयर बैंड के आकार का। हेयर बैंड किसको बोलते हैं बताऊं आपको? प्रैक्टिकल ये देख लो, ये हेयर बैंड है। इसके आकार का जो बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक है। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। इसका विस्तार है जो संपूर्ण मरुस्थल में है, इसके निर्माण में वनस्पति का योगदान होता है। ठीक है, यू अंग्रेजी के अल्फाबेट यू के आकार का, हेयर बैंड के आकार का, और इसके निर्माण में वनस्पति का योगदान होता है, और इसका विस्तार है जो संपूर्ण मरुस्थल में है। सब्र काफिज है जो इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में है, और ये छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होने वाला बालू का स्तूप है। ये देखिए छोटी छोटी झाड़ियां और इनके बीच में जो बालू का स्तूप निर्मित हो रहा है, और ये है सब्र काफिज। ठीक है, पूछा जा सकता है। सीफ क्या होते हैं? सीफ है जो बरखान निर्माण, यानी कि बरखान बालू का स्तूप का निर्माण जो अर्धचंद्राकार होता है। इसको पवन की दिशा की गति चेंज हो जाती है, या फिर पवन की गति की दिशा चेंज हो जाती है, तो बरखान की एक भुजा है जो ये अर्धचंद्राकार वाली एक भुजा ज्यादा आगे बढ़ जाती है, ऐसे इधर देखिएगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं सीप। ठीक है, इतनी आकृति होती है। तो ये तो है अर्धचंद्राकार बरखान, और बरखान ही जब पवन की दिशा चेंज होने पर एक भुजा इसकी आगे बढ़ जाती है तो इसको सीप बोलते हैं। तो बरखान निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे अपन सीप कहते हैं। ठीक है, अब है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पढ़ लिया है अपन ने, जो कि पश्चिमी राजस्थान यानी थार के मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का 58.50% है, और जबकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है जो 41.50% है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में इसमें परतदार या औषधि चट्टानें पाई जाती है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में औषधि या परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, और इसका विस्तार है जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलता है अपन। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में इंपोर्टेंट है लाठी सीरीज जो कि पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 64 किलोमीटर लंबी जो भूगर्भीय जल पट्टी है उसको कहते हैं लाठी सीरीज। किसको कहते हैं लाठी सीरीज? मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक 64 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है, उसको अपन कहते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में ही इधर ही सेवन घास है। सेवन घास को लिलोन घास कहते हैं। ये एक प्रोटीन युक्त घास है, और यहाँ पे सर्वाधिक गोडावण रहते हैं, और यहाँ पे चंदन नलकूप भी है। चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहते हैं, और ये पेयजल हेतु प्रमुख स्रोत है वहां का। चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहते हैं। सेवन घास, लाठी सीरीज और आकलवुड फॉसिल पार्क है जो राजस्थान के जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि आकल गांव में है, उसमें स्थित एक जीवाश्म पार्क है आकलवुड फॉसिल पार्क। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान, आकल गांव के राष्ट्रीय मरु उद्यान का एक जीवाश्म पार्क है आकलवुड फॉसिल पार्क, और यहाँ से अपन को जुरासिक काल की वनस्पति मिली है। कल अपन ने पढ़ा था जुरासिक, ट्रियासिक काल, कल्प सारे पढ़े थे, तो ये जुरासिक काल की वनस्पति है जो अपन को आकलवुड फॉसिल पार्क से मिली है। कुलदरा गांव जैसलमेर इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का प्रथम कैक्टस गार्डन कुलदरा गांव जैसलमेर में स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम कैक्टस गार्डन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, कुलदरा गांव जैसलमेर में। और यहीं से अपन को व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष कुलदरा गांव जैसलमेर से। और राजस्थान के प्रथम कैक्टस गार्डन की स्थापना जो कि अभी बता दिया है। और बाप बोल्डर बेड फलोदी में है। अभी फलोदी नया जिला बन गया है, तो पूछा भी जा सकता है। बाप बोल्डर बेड है जो फलोदी में हिमवहित गोलाश्म युक्त क्षेत्र है। ये हिमवहित गोलाश्म युक्त क्षेत्र है, और इसका निर्माण है जो कल अपन ने चर्चा की थी, सिनोजोइक महाकल्प में हुआ था और कार्बोनिफेरस और पर्मियन कल्प में हुआ था। कार्बोनिफेरस और पर्मियन कल्प में बाप बोल्डर बेड का निर्माण हुआ था। और बहादुरा बालुकाश्म क्या होते हैं? अंतिम है बहादुरा बालुकाश्म क्या होता है? बहादुरा से लेकर हरबंस तक जीवाश्म युक्त क्षेत्र है वो बहादुरा बालुकाश्म है। हरबंस से लेकर बहादुरा तक या बहादुरा से हरबंस तक का जो क्षेत्र है जीवाश्म युक्त क्षेत्र है उसको कहते हैं बहादुरा बालुकाश्म। और लास्ट प्लाया झील किसे कहते हैं? प्लाया झील पूछ ले तो उच्च भूमि के बीच में निम्न भूमि का जो क्षेत्र है जो अस्थायी होता है, वो निम्न भूमि का क्षेत्र जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं प्लाया झील। उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, अस्थायी झील है, उसे प्लाया झील कहते हैं। उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि प्लाया झील, अस्थायी झील होती है। ठीक है,
शुष्क मरुस्थल जिसकी चर्चा अपन ने अभी कर ली है और जिसे दो भागों में बांटा था अपन ने, ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अभी अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसे अपन राजस्थान बांगड़ भी कहते हैं, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था कि रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान के वर्गीकरण किया था जिसमें 4 उपप्रदेश बताए थे, जिसमें राजस्थान बांगड़ शामिल था। राजस्थान बांगड़ में लूणी बेसिन, गग्गर बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी का प्रदेश आ जाता है। जबकि वागड़ पूछे तो वागड़ है दक्षिण राजस्थान में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माइन नदी का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहते हैं, ठीक है। लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। और यहाँ की प्रमुख मुख्य नदी है वो लूणी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ी अजमेर से लूणी नदी का। और लूणी नदी का जो अपवा तंत्र है जिससे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, और जलोढ़ मैदान का निर्माण जो यहाँ उपजाऊ है, जो कृषि के लिए उपजाऊ मैदान है, ठीक है। 56 गोलाकार पहाड़ियां, 56 गोलाकार पहाड़ियां पूछे तो मोकलसर से लेकर सिवाना तक, मोकलसर बाड़मेर से लेकर सिवाना जालोर तक। जबकि आपको पूछ ले 56 का मैदान कहाँ पे, 56 का मैदान पूछे तो माही का मैदान है, जहाँ वहाँ 56 का मैदान है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, उधर दक्षिण में, ठीक है। माही के अपवा तंत्र में है 56 का मैदान। वही 56 गोलाकार पहाड़ियां पूछे तो आपको मुकलसर और सिवाना, कंफ्यूज नहीं होना है। नाकोड़ा पर्वत पूछ ले, नाकोड़ा पर्वत जो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, नाकोड़ा पर्वत ये भी लूणी बेसिन में। हल्देश्वर पहाड़ी जहाँ पर पीपलूद गांव स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी पर पीपलूद गांव जिसे मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं, याद रखिएगा पीपलूद गांव हल्देश्वर पहाड़ी पे है और इसे मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। जसवंतपुरा पहाड़ियां, जसवंतपुरा पहाड़ियों में सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, भागर और इसराना पर्वत स्थित है, ये भी लूणी बेसिन में। और काला भरा डूंगर एक पहाड़ी है जो पाली में स्थित है, याद रखिएगा। नेहटा और नेस्टा क्या है, नेहटा भी लिखा आ सकता है और नेस्टा भी लिखा आ सकता है, तो ये क्या है, तो लूणी बेसिन के अंदर, लूणी बेसिन में वर्षा जल संग्रहण की पद्धति पूछे तो उसे नेहटा या नेस्टा कहते हैं, याद रखिएगा नेहटा या नेस्टा। नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि जहाँ सोडियम लवण की मात्रा अधिक होने के कारण लवणीय झीलों की मात्रा अधिक पाई जाती है। नागौर वाले क्षेत्र में बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं, आपको पता होगा। सोडियम लवण की मात्रा अधिक होने के कारण लवणीय झीलें अधिक है। और इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है नागौर उच्च भूमि का, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी जो कि सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे सफेद संगमरमर का जमाव अत्यधिक है। मांगलोद श्रेणी जहाँ जिप्सम जमाव अत्यधिक है, और जायल श्रेणी जहाँ फ्लोराइड युक्त जल अधिक है, फ्लोराइड युक्त जल है। जायल श्रेणी जहाँ कुबड़पट्टी भी है, कुबड़पट्टी या बाकापट्टी। कुबड़पट्टी या बाकापट्टी क्या है, तो अजमेर और नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड की अधिकता के कारण वहां के निवासियों में कुबड़ापन देखा गया है, जिसे वहां नाम दे दिया गया है कुबड़पट्टी या फिर बाकापट्टी, ठीक है। आगे शेखावटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, शेखावटी अंतःप्रवाही क्षेत्र है जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का भाग है, और यहाँ की मुख्य नदी है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला पहाड़ी शिखर से। डिटेल में अपन नदियों वाले पार्ट में चर्चा करेंगे, अभी इतना सा याद रखना, कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है। इसके अलावा मेंथा, रूपनगढ़ ये इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो सांबर झील में जाकर गिरती है, और सांबर झील भी शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में ही आती है। बालू का स्तूप जो अभी अपन ने चर्चा कर ली है कि बालू रेत से निर्मित लहरदार स्थलाकृति होती है, उसे बालू का स्तूप कहते हैं, और उनकी डिटेल्स में चर्चा भी की है अपन ने। रन यहाँ की झीलों को कहते हैं, रन शेखावटी प्रदेश में। और यहाँ बांगड़ विस्तार है, बांगड़ विस्तार अभी बताया था कि रामलोचन सिंह जी ने उपप्रदेश में राजस्थान बांगड़ नाम दिया था। हालांकि चारों शामिल है पर मुख्यतः पूछे तो शेखावटी। सर किसे कहते हैं, सर छोटे तालाब, अपोकिन क्या माँ साहब ने, पर यहाँ पे सर छोटे तालाब को बोलते हैं, ठीक है। नाड़ा पूछे तो कच्चे जोहड़ है, जोहड़ बोले तो कुएं हो सकते हैं वर्षा जल संग्रहण हेतु, और नाड़ा किसको बोलते हैं, कच्चे जोहड़ को। सांबर झील शेखावटी अंतःप्रवाही क्षेत्र में ही है जो 8% नमक उत्पादन करती है संपूर्ण भारत के लिए, और राजस्थान के लगभग 80 से 90% नमक को उत्पादन करती है सांबर झील। जोहड़ विकास कार्यक्रम राजेंद्र सिंह जी के द्वारा चलाया गया था। राजेंद्र सिंह जी के द्वारा जोहड़ विकास कार्यक्रम, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जोहड़ वाले बाबा भी बोलते हैं राजेंद्र सिंह जी को। और इसका क्या उद्देश्य था, शेखावटी में वर्षा जल संग्रहण करना जोहड़ विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। राजेंद्र सिंह जी के द्वारा चलाया गया था, जोहड़ वाले बाबा के द्वारा। और आगे गग्गर प्रदेश जिसका पुराना नाम है योद्धे प्रदेश, इसको योद्धे प्रदेश भी कहा जाता था। गग्गर प्रदेश में अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी है गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वत से होता है और हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ निर्मित मैदान को नाली कहते हैं। गग्गर नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है
गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में उसे नाली कहते हैं। और गग्गर दोआब प्रदेश जिसमें गग्गर और सतलज नदी, दोआब प्रदेश किसे कहते हैं? दो नदियों का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो फिर गग्गर और सतलज नदी का मैदान गग्गर दोआब प्रदेश है। गग्गर और सतलज नदी का प्रदेश है वो गग्गर दोआब प्रदेश है। ये उपजाऊ प्रदेश है जहाँ रेवेरिना मृदा पाई जाती है। गग्गर दोआब प्रदेश जहाँ रेवेरिना मृदा पाई जाती है, खास करके श्री गंगानगर में। और यहाँ पे गेहूं की मात्रा सर्वाधिक होती है रेवेरिना मृदा में। गेहूं हेतु उपयुक्त मृदा है। यहाँ एक सैम की समस्या इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सैम की समस्या क्या है? IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके पास के क्षेत्र में जो भूमिगत जल का रिसाव अत्यधिक होता है, जिसे भूमि दलदली हो जाती है, उसे बोलते हैं सैम की समस्या। जिससे मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है, सैम की समस्या। IGNP के पास भूमिगत जल का रिसाव अत्यधिक होने से भूपटल की ऊपरी परत है वो दलदली हो जाती है और जिससे मृदा में लवणीयता अधिक हो जाती है, जिसे बोलते हैं सैम की समस्या। इसके निराकरण हेतु, सैम की समस्या के निराकरण हेतु नीदरलैंड की हेल्प से, नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सैम समस्या निराकरण हेतु नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। और आपको पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, इसका ढाल किस तरफ है? तो ढाल इस तरफ है, देखिएगा। ये उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर पश्चिमी मरुस्थल का ढाल पूछे तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये है पश्चिमी राजस्थान का ढाल। तो अपन ने चर्चा कर ली है राजस्थान के मरुस्थल की, कंप्लीट चर्चा कर ली है। थार के मरुस्थल की आगे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, अरावली पर्वत के बारे में और भी बाकी सभी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में अरावली प्रदेश के साथ। धन्यवाद।